दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 3 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा स्टडी 91 की किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं। इन किताबों को आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं और याद रखिए ये किताबें दोस्तों आपको अपने नियरेस्ट इंस्टॉल से मिल जाएगी या फिर आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से भी इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टडी 91 की टीम दोस्तों अन्य विषयों पर भी, अन्य परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें जारी करेंगी। तो आप सभी उन किताबों को जरूर देखिएगा। एक बार दोस्तों आप कोई भी किताब परचेज करके देखिए, आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि वाकई लोगों के कंटेंट से हटकर कंटेंट जो है वो स्टडी 91 देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। पहला कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याय परिषद का, जी हां दोस्तों, जिसे आप नैक के नाम से जानते हैं दोस्तों, इस नैक जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, उसके कार्यकारी समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है नैक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जी हां दोस्तों, नाम है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को, प्रोफेसर जगदीश कुमार को, प्रोफेसर राम रेड्डी जी को या प्रोफेसर अरुण निगावेकर को। जी हां दोस्तों, याद रखिए प्रोफेसर राम रेड्डी की बात करूं दोस्तों तो राम रेड्डी जी इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। क्या रहे दोस्तों? ये संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला नाम निगावेकर दे रहा दोस्तों, ये इसके निदेशक रहे हैं। क्या रहे दोस्तों? ये इसके निदेशक रहे हैं, याद रखिएगा। बट आज का जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ये आंसर है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। जी हां दोस्तों, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को अभी हाल ही में नैक का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। इसके पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे जगदीश कुमार जी। अभी जगदीश कुमार जी दोस्तों हट गए थे इस पद से और उसके बाद दोस्तों यहां पर पटवर्धन साहब को एज अध्यक्ष चुना गया। तो आप याद रखिएगा प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, कह रहा प्रोफेसर पटवर्धन वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है, उनके पास 2 मंत्रालय है, एक आयुष मंत्रालय है, एक जहाज रानी एवं बंदरगाह मंत्रालय भी है, वो भी याद रखिएगा। कह रहा भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, इनका बड़ा नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले दोस्तों कौन थे? इसके पहले आपके जगदीश कुमार जी थे उस पद पर और यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों, और बाद में जब इनका अपॉइंटमेंट दूसरे पद पर हो गया तो जाकर यह पद दोस्तों नैक वाला पद जो है खाली हो गया। यहां देखिए आगे दे रहा दोस्तों कि इसके संस्थापक जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर राम रेड्डी हैं और इसके पहले निदेशक जो रहे वो रहे अरुण निगावेकर जी। तो ये भी आप याद रखेगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर, क्योंकि हाल फिलहाल में कई पदों पर कई लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। तो जरा एक नजर डाल दीजिए नियुक्तियों पर। पहला सवाल कि अभी किसे नैक के अध्यक्ष का पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं दोस्तों, करा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या दोस्तों? जिनका नाम है मालवी पुरी बुच। क्या नाम है? माधवी पुरी बुच। ठीक है, माल नहीं माधवी पुरी बुच नाम है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभिषेक सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान में जो नया अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया चेतन घाटे जी को। मैंने बताया था विकास का संबंध किससे? घाटे से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है दोस्तों, उसमें अभी अपॉइंट किया गया किसे? याद रखेगा संजीव सन्याल जी को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने के.एन. राघवन जी। के.एन. राघवन। ठीक है, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर अभी मनिका बत्रा को चुना गया। गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया शाहरुख खान को। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का जो पद था दोस्तों, इस पे पहली बार अपॉइंट किया गया जी अशोक कुमार को। किसे? जी अशोक कुमार को। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि नितिन सर मुझे बताइए आपको याद कैसे होता है? मैंने क्वेश्चन चुराए थोड़े नहीं,
मैंने किसी वेबसाइट से चुराए नहीं, मैंने इन क्वेश्चन को बनाया। तो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आपको उस लेवल पे तैयारी रखनी पड़ती है। एक बार आप मैटर को पढ़ते हैं, भाई देखिए कोई घटना घटी, मैंने उस घटना के बारे में पढ़ा, फिर क्वेश्चन सोचा, क्वेश्चन बनाया। तो जब क्वेश्चन बनाता हूं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, घटना पढ़ता हूं दोबारा हो जाता है, डिस्क्रिप्शन आता है तिबारा हो जाता है। जब यहां पर आ जाता है तो ये क्वेश्चन हमें 10 बार पढ़ने को मिलते हैं। तो जब 10 बार पढ़ने को मिलेंगे तो कैसे आपको भूलेगा, आपको भी तो याद हुआ है। आप बताओ, लिखा है हाल ही में सीबीएसई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किया गया? तो विनीत जोशी जी को अपॉइंट किया गया। किसे? विनीत जोशी जी को। याद रखेगा। अभी एसएससी का अध्यक्ष चुना गया था यश किशोर जी को। आईसीआईसीआई का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, उसमें जो अध्यक्ष चुना गया देवाशीष मित्रा को चुना गया। तो याद रखिए, इस तरह से है अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया? जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन कौन है? तो पुतिन का नाम तो आप सभी जानते होंगे, रूस के राष्ट्रपति दोस्तों। और अभी किसने शीर्ष सम्मान वापस लिया? तो याद रखेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे आप आईओसी के नाम से जानते हैं दोस्तों। याद रखेगा, उसने क्या किया है? व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया। इसके अलावा दोस्तों आस्कर, आईफा और हॉकी महासंघ गलत लिखा हुआ दोस्तों, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पर जो आपका सवाल होगा ये। इसके अलावा दोस्तों अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फीफा ने रूस को क्या कर दिया है? अनिश्चित काल के लिए बाहर कर दिया है। जी हां दोस्तों, फीफा ने अनिश्चित काल के लिए रूस को क्या कर दिया है? अपने इस सदस्य के पद से दोस्तों हटा दिया। यह भी आप याद रखिएगा। यहां पर जो सही उत्तर है यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति उत्तर होगा। अच्छा दोस्तों, अब इसके बारे में आप चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें दिया गया है। हां, आप जान रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई वर्तमान में चल रही है। ठीक है, यह लड़ाई सिर्फ इतनी बात को लेकर चल रही है, यूक्रेन जो था दोस्तों ये नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर न बने। यूक्रेन नाटो का मेंबर न बने क्यों? क्योंकि रूस के सामने एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो कहीं ना कहीं रूस के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके देश पर कोई खतरा पैदा हो। जी हां दोस्तों, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा। यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति था, इसका मुख्यालय कहां पर? इसका मुख्यालय लुसाने नाम की एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां है। इसके अध्यक्ष का नाम क्या दोस्तों? थॉमस बाच है, याद रखेगा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था, 1894 में। पहली बार दोस्तों ओलंपिक जो गेम खेला गया था वो 1896 में एथेंस में खेला गया था। वो सवाल भी आप याद रख सकते हैं। बाकी बहुत सारी बातें यहां दी गई हैं, आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों नेशनल राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर जो कि आपके लिए आवश्यक है। पहला सवाल कि व्लादिमीर पुतिन से अभी शीर्ष सम्मान किसने वापस लिया? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने या कमेटी ने वापस लिया। यूक्रेन में दोस्तों जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाएगा। इसके अलावा मोदी जी की सेना दोस्तों यूक्रेन के आसपास के देशों में भेजी गई। अपने भारत से 4 कैबिनेट मंत्रियों को दोस्तों भेजा गया यूक्रेन के आसपास के देशों में जाकर दोस्तों भारतीयों को निकालने में मदद कर रहे हैं। यह आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई? तो याद रखिएगा यह स्थान है बाड़मेर, यह पड़ता है राजस्थान में और यह तेल क्षेत्रों की खोज वेदांता ग्रुप ने किया है। जी हां दोस्तों, यह राजस्थान में स्थित है और इस तेल क्षेत्र की खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा वेदांता ग्रुप ने दोस्तों यह खोज किया है। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी की शुरुआत किया गया? तो इसके पहले दोस्तों आपने वाटर मेट्रो का नाम सुना होगा, वो कोच्चि में शुरू किया गया था, जबकि जल टैक्सी की शुरुआत कहां पर किया गया? यह महाराष्ट्र में किया गया। करा किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के साथ मिलकर के। जी हां, यूएनडीपी जिसे आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, यही है। ठीक है, अगला है संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम कर रहे लोगों के लिए जो दिवस था, पहले 100 दिन था, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, अब उस दिन की संख्या को बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया। यह भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे लिख रहा है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जो रेलवे सुरक्षा बल है उसने एक पहल शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन आहट। क्या नाम है? ऑपरेशन आहट। यह भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से चलाया गया था।
लता मंगेशकर जी के निधन पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था इंदौर में, इसलिए इंदौर में एक संगीत अकादमी और एक म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। तो जरा इस सवाल को भी आप याद रखेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में दुनिया के सबसे बड़े विमान को दोस्तों अभी नष्ट कर दिया गया। जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, क्या आप उस विमान का नाम जानते हैं? मुझे नाम भी बताइए, और यह नष्ट कहां किया गया? तो याद रखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है, याद रखिएगा कीव में विमान खड़ा था और इसको नष्ट कर दिया गया। जी हां दोस्तों, इसको नष्ट कर दिया। इसका नाम है दोस्तों एंटोनो 225। क्या नाम है? एंटोनो 225। और विमान होस्टोमेल जो कर रहा है दोस्तों, ये होस्टोमेल वह जगह थी, वह स्थान था जहां यह हवाई अड्डे, जिस हवाई अड्डे पर जिसके पास में इस मालवाहक जहाज को खड़ा किया गया था, जिसका नाम है एंटोनो 225। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में शुमार था। हॉसोंग 12 की बात कर दें और हॉसोंग 8 की बात कर दें दोस्तों, तो 8 और 12 याद रखिएगा, यह एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह क्या है? यह एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो किस देश ने तैयार किया दोस्तों? तो याद रखेगा, यह तैयार किया है उत्तर कोरिया देश ने। अभी टेस्टिंग भी किया था, याद रखेगा। और इस जिरकॉन नाम की जो मिसाइल है दोस्तों, इसकी टेस्टिंग अभी रूस ने किया था, तो यह भी याद रखेगा। जिरकॉन नाम की मिसाइल की टेस्टिंग रूस ने किया है। यह भी एक तरह की दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है, यह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको याद रखेगा। बहुत सारी बातें यहां पर दी गई हैं कि एंटोनो 225 जो कार्गो विमान था दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान माना जाता था और इसको कीव के बाहर दोस्तों नष्ट कर दिया गया है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इस विमान की साइज की बात करें दोस्तों, तो यह लगभग 84 मीटर लंबा, जी हां दोस्तों, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। आप सोच लीजिए लगभग 250 फीट लंबा यह विमान था और 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 टन माल लेकर दोस्तों यह आसमान में उड़ सकता था। इतने भारी भरकम जहाज को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में दोस्तों नष्ट कर दिया, यह भी याद रखेगा, ठीक है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश विदेश की खबरों से जुड़े कुछ अच्छे सवाल एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, जरा उन्हें भी आप याद रखिए। देखिए क्या आपको याद है, क्या भूल रहे हैं। यूक्रेन पर दोस्तों जो रूसी आक्रमण हुआ, इसमें जो सबसे बड़ा जहाज था दुनिया का वो नष्ट हो गया। उसका नाम आपको याद रखना है एंटोनो 225, उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। कीव में इस विमान को नष्ट किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? मैंने बताया था नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोस्तों एक गैस पाइपलाइन योजना है जो जर्मनी को बाल्टिक सागर होते हुए रसिया को जोड़ती दोस्तों, और यूक्रेन इसका विरोध कर रहा है क्योंकि इसके पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो था दोस्तों, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और वो यूक्रेन से होकर गया है। अगर ये वाला प्रोजेक्ट चालू हो गया तो इसके चालू होने के बाद जो उस यूक्रेन को आय हो रही थी, जो मुनाफा हो रहा था, वो कम हो जाएगा, इसलिए इसका भी विरोध चल रहा है। रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रहा? तो बाबुस्का बटालियन जो चर्चा में रहा, ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, ये उसकी वजह से है। हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास स्कोप साउथ 22 का आयोजन कर रहे हैं? तो यूएस यानी अमेरिका कोप साउथ 22 जो एक नौसैनिक अभ्यास है, यह कर रहा है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें 2 देश हैं दोस्तों, एक तो अपना देश भारत है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। जी हां दोस्तों, हां एक सवाल और याद रखेगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ रक्षा समझौता किया, जबकि भारत के साथ पर्यटन समझौता किया है, यह भी आप याद रखेंगे। करा भारत के आधार की तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी कर रहा है दोस्तों? आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले इस सवाल में बता दिया था, नेपाल नहीं दोस्तों, नेपाल हमारे यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन रहा है। और यह आधार वाला काम कहां से जुड़ा हुआ है? श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि 2022 के अंत तक श्रीलंका जो है यह दिवालिया होने की कगार पर है और दिवालिया होते होते यह आई कार्ड बना रहा है। जरा इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा किस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक नए कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की घोषणा किया है? तो वह देश है यूएई। एक बार फिर से यूएई दोस्तों चर्चा में आया था जब हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के बाहर पहली आईआईटी कहां बनाई जा रही है, तो वह आईआईटी भी आपके संयुक्त अरब अमीरात देश में बनाई जा रही थी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? याद रखेगा, 2.5 दिन की छुट्टी, 4.5 दिन काम करना है, वह देश है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है।
हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी देखी गई दोस्तों? तो आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज हुई अंटार्कटिका के पास में एक सागर है जिसे हम जानते हैं वेडल सागर के नाम से। किसके नाम से? वेडल सागर के नाम से ये वहां पर खोज किया गया है। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है दोस्तों उसका नाम नुशंतरा पड़ा, याद रखेगा। पुराने में इसको कालीमंतन कहते थे, अभी नुशंतरा हो गया। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? इनका नाम है माया एंजेलो। क्या नाम है? माया एंजेलो। ये पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देंगी। इनको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में किसके द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, या दोस्तों इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 उद्योग और अकादमिक सिनर्जी पर दोस्तों एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। ज्यादातर बच्चों को यही लगेगा कि पीयूष गोयल जी वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दोस्तों मंत्री हैं, याद रखेगा। शायद इन्होंने किया, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने सवाल दिया भी। याद रखेगा इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी का नाम भी मत लीजिएगा दोस्तों, ये वर्तमान में आवास मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय भी है, और मोदी जी यहां पे नहीं होंगे दोस्तों। याद रखेगा इंडस्ट्री कनेक्ट का जो उद्घाटन किया है ये मनसुख मांडविया जी ने किया है, याद रखेगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही सवालों में फंसते हैं, गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा, इसीलिए मुझे सवाल जबरन यहां पे रखना पड़ा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 उद्योग और अकादमिक सिनर्जी पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। देश की प्रगति के लिए नवाचार यानी इनोवेशन और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के महत्व पर दोस्तों जोर दिया गया है, और यह अधिक से अधिक उद्योग अकादमिक भागीदारी के लिए इसको दोस्तों लाया गया है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, तो इनोवेशन के लिए दोस्तों उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है ये याद रखेगा, उसी के लिए ये उद्योग कनेक्ट लाया गया है, ये पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बात आती योजनाओं की, तो मैं आपको लेके चलता हूं योजनाओं के ऐसे सवालों पर जो हाल फिलहाल में दोस्तों हम लोगों ने पढ़े थे और हमारे परीक्षा के लिए वो सवाल इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला सवाल याद रखेगा इंडस्ट्री कनेक्ट, जिसे हम उद्योग कनेक्ट भी बोल सकते दोस्तों। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन, इस संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने किया है। करा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र ने कब तक के लिए बढ़ा दिया दोस्तों? तभी इसे 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया था, याद रखेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए दोस्तों क्या चलाया है? तो यहां पर होप एक्सप्रेस चलाया गया दोस्तों, याद रखेगा। एक योजना शुरू किया है होप, होप का तात्पर्य होता आशा। ठीक है, होप एक्सप्रेस की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। याद रखिएगा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यह फरवरी में 4 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। करा हाल ही में किस राज्य में सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? सिडबी का मुख्यालय याद रखेगा लखनऊ में है। ये स्मॉल इंडस्ट्री बैंक है दोस्तों, याद रखेगा। और ये वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम जो शुरू किया है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, यह भी याद रखेंगे। 14 अंकीय यूनिक अकाउंट नंबर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में क्या किया गया दोस्तों? कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं को आरोग्य सेतु के साथ जोड़ा जा रहा है? तो आयुष्मान भारत योजना को दोस्तों जोड़ा जा रहा है, और एक नया ऐसा नंबर बनाया जा रहा है दोस्तों जिसमें आपके स्वास्थ्य का डेटा रिकॉर्ड होगा। जैसे पैन कार्ड में आपके आय का डेटा रिकॉर्ड होता है, वैसे ही आपके स्वास्थ्य का डेटा यहां पर रिकॉर्ड होगा, जो कि 14 अंकों का एक यूनिक अकाउंट नंबर होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए दोस्तों स्माइल योजना दोस्तों किसने शुरू किया है? तो स्माइल योजना स्टार्ट किया गया है एक मंत्रालय के द्वारा जिसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। ठीक है, भारत के आधार की तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी कर रहा है दोस्तों? तो यह देश है श्रीलंका। ठीक है, फरवरी 2022 में नई आईटी पॉलिसी दोस्तों कौन लॉन्च कर रहा है? तो नई आईटी पॉलिसी यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है, पहले विजय रूपाणी जी थे, वर्तमान में भूपेंद्र पटेल जी हैं, और यहां के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। यहां पर पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया था? बताइए। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में वहां अभी तक कोई पहली महिला नीमाबेन आचार्य नाम है। क्या नाम है? नीमाबेन आचार्य। ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में
परय परय शिक्षालय नाम का दोस्तों एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, परय शिक्षालय। ये भी याद रखें दोस्तों, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वियतनाम देश में। कहां पर? वियतनाम में। भारत मत करेगा दोस्तों, बांग्लादेश भी नहीं होगा, दक्षिण कोरिया भी नहीं, वियतनाम याद रखेगा दोस्तों, वियतनाम में किया जा रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों वियतनाम चर्चा में आया था। वियतनाम की राजधानी कहां है? याद रखेगा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। यह चर्चा में आया था दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कहां चलती है? उस क्रिप्टो करेंसी यूज करने के मामले में वियतनाम दुनिया में पहला स्थान रखता है और भारत का दूसरा स्थान आता है। जी हां दोस्तों, यह आंकड़ा मैंने आपको दिया था, ठीक है। यहां पर 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन यह वियतनाम में किया जा रहा है, याद रखेगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह हर 2 साल पे एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार 2022 में दोस्तों मई में से खेला जाएगा और वियतनाम में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह भी आप पढ़िएगा, इत्मीनान से याद रखिएगा, ठीक है। पहले दोस्तों यह कार्यक्रम 2021 में होने वाला था बट स्थगित कर दिया गया था। इस खेल में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल खेले जाएंगे दोस्तों, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक प्रतिभागी वो शामिल होंगे, याद रखेगा। ये सभी आपके लिए अच्छे पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, शुभंकर किसे बनाया गया दोस्तों? तो साओला को दोस्तों शुभंकर चुना गया, जो कि वहां का एक दुर्लभ स्तनपायी है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों खेल से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर, जरा एक नजर डालते हैं। याद रखेगा, 31वें कर लीजिएगा। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों कहां किया जा रहा है? तो याद रखेगा वियतनाम देश में किया जा रहा है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली दोस्तों पहली महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है पूजा जात्यान। जी हां दोस्तों, पूजा जात्यान ने पहली बार पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। हाल ही में मैक्सिकन ओपन का खिताब दोस्तों किसने जीत लिया? तो राफेल नडाल ने जीत लिया। इसके पहले राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैक्सिकन ओपन दोनों जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? सोच के बताओ। महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी। वुशु स्टार चैंपियनशिप में दोस्तों पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है और मोदी जी ने खुद तारीफ किया है। इनका नाम है सादिया तारिक। क्या नाम है? सादिया तारिक। किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। क्या नाम है? मीराबाई चानू। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। हाल ही में मैग्नस कार्लसन को किस सबसे युवा खिलाड़ी ने हरा दिया? तो नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। इन्होंने क्या किया? मैग्नस कार्लसन जो दुनिया के जाने माने शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनको हरा दिया। नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, याद रखेगा। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया, दूसरा स्थान जर्मनी ने लिया और तीसरा स्थान पाया चीन देश ने। पहला नॉर्वे, दूसरा जर्मनी, तीसरा चीन ने पाया है, ठीक है। हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप कौन बने दोस्तों? तो एटीपी 500 चैंपियन बने हैं, इनका नाम है कार्लोस अल्काराजू। क्या नाम है? कार्लोस अल्काराजू। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पुरुष टीम में हरियाणा ने जीता है और महिला टीम में केरल ने जीता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम श्रेणी के पहली मैच में तिहरा शतक किसने जड़ दिया? तो बिहार के प्लेयर हैं साकिब उल गनी नाम है दोस्तों। क्या नाम है? साकिब उल गनी बिहार के प्लेयर हैं। तिहरा शतक जड़ दिया, 341 रन एक ही मैच में ठोक दिया। यार गजब की बात है, वैसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो खेल से जुड़े हुए इतने सवाल तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं जिसमें बेस्ट सेलिंग कोर्स आपको कभी आजमाना हो नितिन सर को ना, एक बार हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करो। मैं कहता हूं राज्य कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, याद रखना अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया ना तो
दोबारा हिंदी विषय में आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगा, कभी कोई आपको पछाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी शानदार क्लास चल रही है। जो बच्चे गांव के हैं, जिनको यह भय लगता है कि सर ऑनलाइन स्टडी में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए, पैसा नहीं डूबने वाला है। आपके यहां अगर इंटरनेट नहीं चलता तो भी कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि आप वीडियोज को डाउनलोड करके घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। इससे ज्यादा फीचर आपको क्या चाहिए? मुझे बताओ कि सर मुझे यही दिक्कत हो रही पढ़ाई करने में, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन आप एक बार आइए, साथ दीजिए स्टडी 91 का। किताबें भी दोस्तों मार्केट में आ चुकी हैं, तो किताब चाहे आप अपने बुक स्टॉल से परचेज करिए, चाहे आप जो है हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट से परचेज करिए, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। 1 रुपए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आपके घर तक ये किताबें इसी दाम में पहुंचाई जा रही हैं, और आज ही नहीं, आगे आजीवन घोषणा करता हूं कि कभी भी आपसे किसी भी तरह के कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सवाल। लिख रहा है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा। जी हां दोस्तों, पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। जी हां दोस्तों, जो सड़क पे जानवर रहते हैं, कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है जानवर बहुत चोटिल होते हैं बट उनका इलाज नहीं हो पाता, तो एक चलती फिरती एम्बुलेंस दोस्तों उनकी मदद के लिए तैयार है, और यह सेवा स्टार्ट हुई है तमिलनाडु राज्य में। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों इसको शुरू किया गया। आप याद रखेगा, चलती फिरती एम्बुलेंस सेवा, वो भी किसके लिए दोस्तों? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। ठीक है, बाकी के ऑप्शन मैंने जानबूझ के दिए, उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। तेलंगाना की बात आएंगे तो हाल ही में दोस्तों शौच मुक्त राज्यों की सूची की बात कर रहे थे, उसमें तेलंगाना अव्वल था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की बात कर रहे थे, उसमें तेलंगाना अव्वल चल रहा था। कर्नाटक में दोस्तों क्या चल रहा था बताइए? अभी हाल ही में कर्नाटक में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो आप याद रख सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का तो दोस्तों यहां कुछ काम नहीं है। ठीक है, याद रखेगा, यहां आपका तमिलनाडु दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन जिसका नाम है 4PAW, उसके सहयोग से दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है, और एक एम्बुलेंस सेवा लाई गई। इस एम्बुलेंस को दोस्तों हॉस्पिटल ऑन व्हील्स नाम दिया गया, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। ठीक है, यानी पहियों पर हॉस्पिटल, क्यों? क्योंकि चलता फिरता हॉस्पिटल है ना, तो याद रखेगा इसीलिए ऐसा नाम दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं आप कर सकते हैं, जैसे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जानते होंगे। मुख्यमंत्री का नाम क्या दोस्तों? MK स्टालिन जी हैं, और आर्यन रवि ये राज्यपाल है, आर्यन रवि राज्यपाल हैं, ये भी याद रखेगा तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर कोई घटना घटित होती है तो स्टडी 91 आपको एक लिस्ट अपडेट करके देता है। जरा एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ याद है या गलती से कुछ छूट तो नहीं गया। सुनिए ध्यान से, करा सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा ये किसने शुरू किया? तो बताइएगा तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया। किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे हम गिफ्ट सिटी कहते हैं दोस्तों, उस गिफ्ट सिटी में एक नया कार्यालय खोला है? तो वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसने कार्यालय खोला है। हाल ही में किस देश ने पौधों से निर्मित होने वाले वैक्सीन का निर्माण किया? कोविड-19 वैक्सीन वो भी पौधे से निर्मित करके दिखाया किसने? कनाडा ने। किसने दिखाया? कनाडा ने। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। देश के बाहर अपना पहला IIT कहां बन रहा है दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात देश में बनाया जा रहा है। नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम जो लॉन्च किया गया, वो असम सरकार के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लॉन्च किया गया, याद रखेगा। भारतीय रेलवे अपना पहला केबल ब्रिज बना रहा है जम्मू कश्मीर में, यह भी याद रखेगा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला यह महाराष्ट्र में बनाया गया। क्यों बनाया गया दोस्तों? क्योंकि पशुओं से बहुत सारे रोग मनुष्यों तक आ जाते हैं, उसी की रैपिड टेस्टिंग करने के लिए यह बनाया गया। नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर? तो याद रखिए गंगा नदी पर बिहार के बेगूसराय में एक रेल सड़क सह पुल का निर्माण उद्घाटन किया गया दोस्तों। इसके उद्घाटन के समय नीतीश कुमार जो कि बिहार के CM हैं और फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल हैं वो भी मौजूद थे। नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल हो गया है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में किस सेंट्रल जेल ने अपना FM रेडियो चैनल लॉन्च किया? या इंदौर सेंट्रल जेल की बात कर रहे हैं, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो इतने सवाल हैं दोस्तों जो आपके लिए अच्छे हैं, आपको कम से कम याद करने चाहिए, क्योंकि जब जब ये लिस्ट अपडेट होती है, देखिए स्टडी 91 मैं बता दूं, आप कमेंट जाके पढ़िए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कमेंट में, अभी बिहार से कुछ बच्चे थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर बिहार के में जो एग्जाम हुए करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टडी 91 पर पढ़ाए गए थे वो आए थे। बिल्कुल आएंगे। अभी एक बच्चा छत्तीसगढ़, कल की क्लास की बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का एक बच्चा मैसेज किया, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सत्यता है, किस पेपर की बात बच्चे कर रहे हैं, बट जो बच्चे बिहार के होंगे, जो बच्चे छत्तीसगढ़ के होंगे, अगर किसी ने कहा है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं क्या ये बात सत्य है या असत्य है, सच है या झूठ है। देखिए मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता, ठीक है। लोग जब तक, आप तब तक काम करते रहो जब तक एकदम मतलब लोग न कह दें कि हां सर ये गजब का है, तब तक मुझे पढ़ाते चलना। हां थोड़ा सा नाराज आप लोग कर देते हो। नाराज कब करते हो? जब कभी मैं करंट अफेयर की क्लास देखता हूं, बहुत सारी क्लास ऐसे जिनके व्यूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कंटेंट की बारी आती है ना, तो कंटेंट को एक बार खंगाल के देखिए, या मैं कहता हूं छोड़िए कंटेंट को, मारिए गोली। परीक्षा होती है, देखते हैं फंसता किसका है, मुद्दा क्या है, फंसता किसका है, कौन सी कोचिंग कितनी भौकाली है, ये मैटर नहीं करता, कौन कितना सिलेक्शन दे रहा है मैटर ये करता है। ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आती? कितने लोग लाइव हैं, कितना व्यूज है, कितना बड़ा चैनल है, क्या मायने रखता है यार? क्या मायने रखता? असला मायने ये रखता है कितना सिलेक्शन हुआ, एग्जाम हुआ तो पेपर में कितना फंसा, ये मायने रहता दोस्तों। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आप विद्यार्थी हैं, आपको कैसे लोग उल्लू बना के चले जाते हैं, उल्लू नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम एनएसओ के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के नाम से जानते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। लिख रहा है इसका गठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ, नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं दोस्तों, या ऑफिस कहते हैं, करेक्ट, कंप्यूटर केंद्र और केंद्रीय सांख्यिकी कार्य, इन दोनों को मिलाकर के दोस्तों एक नया विभाग बनाया गया। पहले देखिए क्या था, एनएसएसओ था और सीएसओ था, इन दोनों को मिलाकर के एनएसओ बना दिया गया। जानते हैं कि भूल गए? नहीं जानते तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप पढ़ते थे बचपन से। हम लोग सीएसओ और एनएसएसओ के बारे में पढ़ते आते थे, इन दोनों को मर्ज करके एक विभाग बना दिया गया, एनएसओ। ये बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। दूसरा लिख रहा है यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, यह उसके एक सांख्यिकी शाखा के तहत दोस्तों काम करता है। यह भी आपका सत्य कथन है। कह रहा है यह देश में आर्थिक प्रणाली के नियोजित विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जरा आप बारीकी के साथ पढ़िए। यहां आर्थिक प्रयास की प्रणाली की बात नहीं करेंगे, यहां सांख्यिकी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए दोस्तों एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता, न कि आर्थिक। बहुत बड़ा अंतर है। स्टैटिकल की बात करिए, इकोनॉमिक की बात मत करिए। इकोनॉमिक का कोई काम नहीं, स्टैटिक का काम है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये कथन हो गया गलत। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। इतना भी कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बस चर्चा में आया था तो मैंने कहा एक क्वेश्चन यहां से दे दिया जाए आपको, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए, थोड़ा टेस्टिंग भी इसी बहाने हो जाएगी। तो इसको याद रखेगा, जो अभी मैंने पीछे बताया वही चीजें दिया गया। चलिए अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर अपनी नजर डालते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। पहला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और किस संगठन को मिला के किया गया? तो आपको पता होगा दोस्तों, सीएसओ धन एनएसएसओ को मिलाकर के क्या बना दोस्तों? एनएसओ बना है। बस इतना बात याद रखेगा, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? जो हमारी यूपीआई प्रणाली को अपना रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जानते हैं, वो देश है नेपाल। कौन देश है? नेपाल देश है, इसे याद रखेगा। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला स्मारिका जारी किया दोस्तों? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखेगा सऊदी अरब का यहां पहला स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद कोयले में दोस्तों, कोयले 2030 एक समय दिया गया है कि 2030 तक कोयले में 1.3 से 1.5 बिलियन तक दोस्तों टन तक दोस्तों यह जो है मांग बना रहेगा, जबकि भारत सरकार चाह रही कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। कृषि क्षेत्र में दोस्तों जो टारगेट रखा गया 2024 तक टारगेट रखा गया, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान अभी तक चीन का था पिछले साल तक, लेकिन अभी चीन को पछाड़ करके अमेरिका आ गया है। सबसे ज्यादा जो हमने ट्रेड किया है वो अमेरिका के साथ किया है। ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट प्रस्तुत किया गया दोस्तों, ये पूरा बजट 4 पॉइंट पे चल रहा था। वो 4 बातें कौन कौन सी थी तो याद रखेगा, एक पहली बात थी यहां पर दोस्तों हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी था, दूसरा था क्लाइमेट एक्शन, तीसरा था फाइनेंशियल वाला हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और चौथा था पीएम गति शक्ति। पूरा का पूरा बजट इसी 4 पॉइंट पर था। पहला याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी हो गया, दूसरा क्लाइमेट एक्शन हो गया, तीसरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, चौथा पीएम गति शक्ति हो गया। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए बजट में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर टैक्स कितना लगेगा दोस्तों, तो 30% टैक्स लगेगा, यह भी याद रखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी विकास दर का दोस्तों ये कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है दोस्तों, तो लगभग 8 से 8.5% दोस्तों ये जीडीपी होगी भारत की, ये कहा गया यहां पर। तो इकोनॉमी से जुड़े हुए दोस्तों इतने सवाल थे जो हाल फिलहाल में हम लोगों के सामने आए थे। एक बार अगर फिर से आपने रिवाइज कर लिया होगा तो चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। कर निम्नलिखित में से किसको 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में सबसे अधिक प्रभार दिया गया? जी हां दोस्तों, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में सबसे अधिक प्रभार किसे दिया गया? लिख रहा कोयला उद्योग को। अगर कोयला उद्योग की बात करें दोस्तों तो हाल ही में आपने कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना होगा, इसको सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दे दिया गया भारत में। ठीक है, उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दे दिया गया, याद रखेगा। ठीक है, यहां विद्युत उत्पादन लिख रहा है, उर्वरक उत्पादन लिख रहा है, इस्पात उत्पादन, याद रखेगा दोस्तों। यहां आपका राइट आंसर है क्या? विद्युत उत्पादन। जी हां दोस्तों, विद्युत उत्पादन 8 प्रमुख उद्योगों में सबसे अधिक जो प्रभार दिया गया विद्युत उत्पादन का। जरा आप एक एक करके याद रखिए। सबसे ज्यादा ऊपर कौन है दोस्तों? यहां पे ऑप्शन नहीं दिया था, बट रिफाइनरी याद रखेगा नंबर 1 पे चल रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों बिजली उत्पादन है, तीसरे नंबर पे आप याद रखेगा स्टील उत्पादन है, इसको याद रखेगा। चौथे पे कोयला हो गया, पांचवें पे कच्चा तेल हो गया, याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवें पे दोस्तों प्राकृतिक गैस हो गया, सातवें पे सीमेंट हो गया, और आठवें पे उर्वरक हो गया। फिर से पढ़िए, सबसे पहले रिफाइनरी है, क्या है? रिफाइनरी है। दूसरे नंबर पे बिजली है, रिफाइनरी है, पहले पे बिजली है, दूसरे पे स्टील है, तीसरे पे कोयला है, चौथे पे कच्चा तेल है, पांचवें पे प्राकृतिक गैस है, छठे पे सीमेंट है, सातवें पे और उर्वरक है 8वें पे। ये इनका एक क्रम दोस्तों आपको याद रखना है। ये पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा सवाल है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों सूचकांकों से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर, जरा उन पर अपनी नजर डालिए। ठीक है, कह किसको 8 प्रमुख उद्योगों में से सबसे अधिक प्रभार दिया गया, तो आप यहां विद्युत उत्पादन ना बोल के दोस्तों यहां आप क्या कर लीजिए, यहां दोस्तों देखिए, यहां तो ये दूसरे पे था ना, पहला रिफाइनरी है, तो आप यहां रिफाइनरी याद रखिए दोस्तों, रिफाइनरी याद रखेगा, तभी बोलिएगा जब रिफाइनरी का ऑप्शन न दिया हो तब विद्युत बोलिएगा। ठीक है, दूसरा लिख रहा हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भारत का स्थान है 43वां स्थान है, याद रखेगा। हरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जो आज जारी किया गया दोस्तों, उसमें करोड़पति परिवारों की सूची बताई गई और उसमें वृद्धि पूछा गया आपसे, तो याद रखेगा लगभग 11% की वृद्धि हुई करोड़पति परिवारों में। सौभाग्य योजना जिसे सौर विद्युतीकरण योजना कहते हैं, उसमें राजस्थान राज्य दोस्तों अव्वल रहा, यह भी याद रखेगा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ा वाला शहर मुंबई है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने दोस्तों भी बताया कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत की रैंक है, लोकतंत्र सूचकांक में यहां भारत की रैंक है 46वीं। पिछले साल यह रैंक 53वीं थी, याद रखेगा। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर कौन है? तो मोदी जी दोस्तों टॉप पर चल रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसमें बताया गया कि भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है, तो 40 अरबपति की वृद्धि हुई है, यह भी याद रखेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाला राज्यों में दोस्तों टॉप पर कौन है? तो शीर्ष पर तेलंगाना राज्य है, इसे भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सूचकांक से जुड़े हुए दोस्तों इतने सवाल हाल फिलहाल में करंट अफेयर में चर्चा में रहे, हमारे साथ रहेंगे तो रिवीजन होते चलेगा।
और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा तैयारी होगी। कभी उठा के देखिए करंट अफेयर में, जैसे स्टडी 91 तो क्या करता है, पढ़ाता भले 10 क्वेश्चन है लेकिन 10 के साथ 10 क्वेश्चन और रिवाइज करता है, तो 10 दहा में 100 क्वेश्चन दोस्तों आपको रिवाइज किया जाता है, जिसमें 90 क्वेश्चन क्या होता है, रिवीजन वाले होते हैं, 10 क्वेश्चन नए होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है। और कभी आप टाइम मैच कराइए, कितने मिनट में 100 क्वेश्चन बताइए। 50 मिनट की क्लास भी जल्दी नहीं होती, उससे कम ही होती है, ठीक है। समझ लीजिए हर 30 सेकंड में एक नया सवाल आपको मिलता है, और कितने सवाल ऐसे होते हैं जो मैं यहां बोल के चला जाता हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा, वो आपके लिए छोड़ दीजिए। अगर उस तरह काउंट करेंगे तो शायद सवालों की संख्या 100 से भी अधिक हो जाएगी। तो कम समय में कितना अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है आपको, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए अगला देखते हैं सवाल। हाल ही में समाचारों में फिनलैंडीकरण एक शब्द सुनने को मिला दोस्तों। ये फिनलैंडीकरण जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है, क्या शब्द आया, फिनलैंडीकरण शब्द आया, लिख रहा है एक, अच्छा मैं आपको बता दूं फिनलैंडीकरण क्या होता है, एक शक्तिशाली देश के द्वारा एक कमजोर देश पर कब्जा कर लेना। आज हमारे देश में ऐसा होता है ना, एक अमीर व्यक्ति क्या करता है, गरीब का हक छीन लेता है, ठीक है, यही क्या है, यही फिनलैंडीकरण है। तो वही लिख रहा है दोस्तों, एक शक्तिशाली देश द्वारा एक छोटे देश के विदेशी अधीनता को दर्शाने के लिए एक सामान्य शब्द है फिनलैंडीकरण, यही सही है। स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली के तहत देशों को वित्तीय उधार देने से संबंधित एक शब्द नहीं, याद रखिए। वैसे भी दोस्तों रूस जो है, इसको अभी फीफा ने अपनी सदस्यता से बाहर कर दिया। आपने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को देखा, उसने भी बाहर कर दिया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों स्विफ्ट जो प्रणाली है दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली, उससे भी अभी रसिया को अलग थलग किया जा रहा है, यह भी आप याद रखिएगा। बाकी उपनिवेश काल के दौरान फिनलैंड के विलय से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है, फिनलैंड और उसके पड़ोसी देशों ऐसा भी कुछ नहीं, आपको जानबूझकर ऐसी बातें लिख रहा है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और ज्यादा जानकारी करनी है तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूं दोस्तों, पढ़िए देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों के बारे में, फिर से नजर डालिए। अभी आज देश विदेश का एक सवाल और भी हम लोग पढ़े थे, जब वो यूक्रेन में जो सबसे बड़ा जो जहाज था एंटोनोव 225 जो नष्ट हो गया, उसके बारे में, ठीक है। पहला ही हो गया दोस्तों, ठीक है। फिनलैंडीकरण क्या होता है, तो एक शक्तिशाली देश के द्वारा एक कमजोर देश को अपने अधीन लाना, यह क्या होता है, फिनलैंडीकरण। और दोस्तों जो विमान अभी नष्ट हुआ वो कौन सा था, एंटोनोव 225 था। हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, तो जर्मनी से रूस जाएगा दोस्तों, बाल्टिक सागर होते हुए एक गैस पाइपलाइन योजना है, याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। रूस और किस देश में दोस्तों बाबुस्का बटालियन विवाद चल रहा है, तो वही यूक्रेन देश में चल रहा है। यूएस और कौन सा देश, कॉप साउथ 22 नामक दोस्तों एक नौसैनिक अभ्यास करें तो बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है। पर्यटन के लिए जो समझौता किया भारत ने, वो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया है। भारत के आधार की तर्ज पर एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जो बना रहा है दोस्तों, वो श्रीलंका बना रहा है, ठीक है। अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 में एक नया कॉर्पोरेट टैक्स लगाने जा रहा है, वह संयुक्त अरब अमीरात देश है। और किस स्थान पर आइस फ्रीज ब्रीडिंग कॉलोनी देखी गई, तो यह अंटार्कटिका के वेडल सागर में देखा गया, अंटार्कटिका के वेडल सागर में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। करा हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब दोस्तों किसने जीत लिया। जी हां दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग चल रहा था अभी, और इसमें सीजन 8 का जो खिताब जीता है, याद रखेगा, यह खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने। किसे हराया है, तो पटना पायरेट्स को हराया दोस्तों, दबंग दिल्ली ने, याद रखेगा। सीजन 8 का खिताब जीत लिया दोस्तों दबंग दिल्ली ने, याद रखेगा। और इस खेल का आयोजन बंगलुरु में किया गया था, याद रखेगा, आयोजन बंगलुरु में हुआ, जीता दिल्ली ने, हारा किसने, पटना ने, ठीक है। ये आप 3 पॉइंट याद रखेगा। यहां देखिए लिखा भी है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा, दबंग दिल्ली ने पटना के पायरेट्स को हराया है। पवन सरावत को 24 मैचों में 304 रेड पॉइंट्स के लिए दोस्तों रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी दिया गया। और पटना पायरेट्स के मोहम्मद रेजा चियाने को दोस्तों डिफेंडर ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया। मोहित गोयल को सीजन ऑफ इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों घोषित किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, और वैसे तो कभी यहां सभी सवाल उतना ज्यादा बना नहीं है, बट हो सकता है परीक्षा में बन जाए। तो चलिए एक बार खेल वाले सवालों का हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए नए नए सवाल आएंगे तो ऊपर ऐड होंगे। पहला सवाल, प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, दबंग दिल्ली ने जीता है।
31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में किया जा रहा है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में पूजा जात्यान ने रजत पदक जीता है। मैक्सिकन ओपन राफेल नडाल ने जीता है। वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता सादिया तारिक ने। भारोत्तोलन जो हुआ दोस्तों सिंगापुर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता मीराबाई चानू ने। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप नागालैंड में आयोजित किया जा रहा है। मैग्नस कार्लसन को रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने हरा दिया, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी हो गए हैं। 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक नॉर्वे ने, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जर्मनी और नंबर 3 पर चीन रहा। सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन कौन बने दोस्तों? तो कार्लोस अल्काराजू बने हैं। और 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष टीम का खिताब हरियाणा ने और महिला टीम का खिताब जो है वो केरल ने जीता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए स्टडी 91 पर लेखपाल हो, बीडीओ हो, जो भी परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं, एक मौका हमें दीजिए दोस्तों। गजब की तैयारी दोस्तों यहां पे चल रही है, एक मौका दीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर कॉल कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई जानकारी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं भाई कि आप हमसे बैच खरीदो। पढ़ाई में कोई भी इशू हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी टीचर की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।